प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है। 2021 में अप्रैल महीने से नया वेज रूल मतलब वेतन मिलने का नया नियम लागू होगा। इसकी वजह से प्रोविडेंट फंड, ग्रेजुएटी और हाथ में आने वाली सैलरी पर असर पड़ेगा। सरकार ने पिछले ही साल संसद में वेज कोड बिल पारित किया था और ये नए नियम उसी वेज कोड का हिस्सा हैं। इसके तहत तमाम भत्ते कुल सैलरी के 50% से अधिक नहीं हो सकते हैं। ये नया वेज रूल आने के बाद सैलरी स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस वेज नियम के फायदे कम, नुकसान ज्यादा है। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि इसके चलते कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी। आपको बता दें कि अधिक सैलरी पैकेज वाले एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी में 70 से 80% हिस्सा तो भत्तों का ही होता है। कर्मचारियों से अधिक इस वेज रूल का बोझ कंपनियों पर पड़ेगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन और ग्रेजुएटी में बढ़ोतरी की वजह से कंपनियों की लागत बढ़ेगी। अगर आपकी कमाई 15,000 रुपए से कम है और आपने अब तक रिटायरमेंट के बाद के लिए कोई प्लानिंग नहीं की है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। मोदी सरकार लाई है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पेंशन स्कीम, जिसमें आपको 60 साल के बाद हर साल 36,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इस स्कीम का लाभ लेने के लिए 18 से 40 साल की उम्र के लोग जुड़ सकते हैं। बता दें कि इस योजना में अलग अलग उम्र के हिसाब से 55 रुपए से 200 रुपए मंथली योगदान का प्रावधान है। अगर कोई कर्मचारी 18 साल का है तो उसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में हर महीने 55 रुपए जमा कराने होंगे, यानी हर दिन 2 रुपए से भी कम। इस योजना का लाभ घरों में काम करने वाले मेड, ड्राइवर, प्लम्बर, मोची, दर्जी, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहर मजदूर भी ले सकते हैं। उम्र के हिसाब से प्रीमियम 55 से 200 रुपए तक का होगा और इतना ही पैसा सरकार देगी। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास आधार कार्ड और बचत खाता या जन धन खाता होना जरूरी है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पास के सीएससी सेंटर पर जाना होगा। इसके बाद वहां आधार कार्ड और बचत खाता या जन धन खाता की जानकारी देनी होगी। प्रूफ के तौर पर पासबुक, चेकबुक या बैंक स्टेटमेंट दिखा सकते हैं। खाता खोलते समय ही आप नॉमिनी भी दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद आपका खाता खुल जाएगा और श्रम योगी कार्ड मिल जाएगा। इस योजना की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। श्रोताओं, 1 नवंबर 2020 से देश भर में कई नियम लागू होने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। गैस सिलेंडर की बुकिंग से लेकर बैंक चार्ज तक, इसमें कई नए नियम शामिल हैं। इसके अलावा इंडियन रेलवे भी टाइम टेबल में बदलाव करने जा रहा है। तो 1 तारीख आने से पहले आप इन नियमों के बारे में जरूर जान लें, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या क्या बदल रहा है। पहला बदलाव गैस सिलेंडर की बुकिंग से संबंधित है। 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी का पूरा प्रोसेस बदलने वाला है। अब से बैंक बुकिंग के बाद ग्राहकों के मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। जब सिलेंडर डिलीवरी के लिए आएगा तब ये ओटीपी आपको डिलीवरी बॉय के साथ शेयर करना होगा। एक बार इस कोड का सिस्टम से मिलान करने के बाद ही ग्राहक को सिलेंडर की डिलीवरी मिलेगी। वहीं अगर आप इंडियन के ग्राहक हैं तो आज से अब आप पुराने नंबर पर गैस बुकिंग नहीं करा पाएंगे। इंडियन ने अपने एलपीजी ग्राहकों को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर गैस बुकिंग करने के लिए नया नंबर भेजा है। इसके जरिए आप गैस रिफिल के लिए सिलेंडर बुक करा सकते हैं। इसके अलावा बैंकों में अब अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देनी होगी। 1 नवंबर से ग्राहकों को लोन खाते के लिए महीने में 3 बार के बाद जितनी बार भी पैसा निकालेंगे उन्हें 150 रुपए देने होंगे। बचत खाते की बात करें तो ऐसे खाताधारकों के लिए 3 बार तक जमा करना फ्री होगा, लेकिन अगर ग्राहकों ने चौथी बार पैसे जमा किए तो उन्हें 40 रुपए देने होंगे। वहीं जनधन खाताधारकों को इसमें थोड़ी राहत मिली है। उन्हें जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर 100 रुपए देने होंगे। इंडियन रेलवे भी पूरे देश की ट्रेनों के टाइम टेबल को बदलने जा रही है। 1 नवंबर के बाद 13,000 पैसेंजर्स ट्रेनें और 7,000 मालगाड़ियों के समय बदल जाएंगे और देश में चलने वाली करीब 30 राजधानी ट्रेनों के समय भी बदल जाएंगे। इससे हटकर एक और बदलाव हुआ है। 1 नवंबर से प्रत्येक बुधवार को छोड़कर चंडीगढ़ से नई दिल्ली के बीच तेजस एक्सप्रेस चलेगी। दोस्तों, इन सभी परिवर्तन का ध्यान रखते हुए रोजमर्रा के कामकाज में किसी को भी कोई नुकसान ना उठाना पड़े, यही हमारा मकसद है। तो इस ऑडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और हर करीबी के साथ जरूर शेयर करें।
दिल्ली में जिलाधिकारियों के एक आदेश के आधार पर पंजाबी बाग और नांगलोई के कुछ इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस बार अलग ये है कि प्रशासन द्वारा जारी आदेश में लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन बाजारों को पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया गया है। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी लोगों से कोविड-19 के विरुद्ध अपनी सावधानियां कम नहीं करने और दूसरे लॉकडाउन से बचने के लिए नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। देश भर में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कई राज्यों में संक्रमण की रफ्तार थम गई है, लेकिन दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात के कुछ शहरों ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। यहाँ तेजी से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि राज्यों में नए सिरे से कई पाबंदियां लगाई जा रही हैं। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि कहीं पूरे देश में दोबारा कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाने की नौबत न आ जाए, लोग एक बार फिर पैनिक न कर जाएं। इसलिए इस बार शायद धीरे धीरे और बिना लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किए पाबंदियां लगाई जाएंगी। सवाल यह है कि अगर दोबारा देश लॉकडाउन में जकड़ गया तो हम इसके लिए कितने तैयार हैं? क्या एक बार फिर लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ेगी? क्या फिर से आर्थिक तंगी होगी, घर नौकरियां छिन जाएंगी और गरीब सड़क पर आने को मजबूर हो जाएंगे? इस बार लॉकडाउन हुआ तो कहां जाएगी हमारे देश की अर्थव्यवस्था और विकास? श्रोताओं, क्या आपको है इसका कोई अनुमान? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कितने तैयार हैं हम। और अगर चाहते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति ना आए तो इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मास्क पहने व हाथ बार बार धोने जैसी हिदायतों का पालन करें, जिससे हमें कुछ महीने पहले की स्थिति में वापस न जाना पड़े। याद रखें, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। निवारण में ही उपचार है। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की विभिन्न भर्ती परीक्षाएं 15 दिसंबर 2020 से शुरू होने जा रही हैं। 15 दिसंबर से मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की होने हैं। वहीं आरआरबी एनटीपीसी लेवल 1 और आरआरबी ग्रुप डी परीक्षाओं के शेड्यूल भी जारी हो गए हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ विनोद कुमार यादव ने आज यानी मंगलवार को नॉन टेक्निकल पॉपुलर की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। 35,208 पदों के लिए 28 दिसंबर से परीक्षाएं शुरू होंगी और मार्च के अंत तक संपन्न होंगी। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की है। संरक्षा श्रेणी में ट्रैक मेंटेनर और अन्य तकनीकी पदों पर भर्ती के लिए अप्रैल से जून 2021 के बीच परीक्षाएं कराई जाएंगी। कुल 1,40,640 पदों के लिए 2,44,00,000 आवेदन आए थे। उन्होंने कहा कि स्टेनो एवं अध्यापकों के 1,663 पदों के लिए 15 से 18 दिसंबर के बीच सीबीटी आयोजित की जाएंगी। इसी के साथ रेलवे की एनटीपीसी व ग्रुप डी की भर्ती के लिए आवेदन करने वाले करोड़ों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म हो गया है। रेलवे भर्ती बोर्ड के मुताबिक इसी महीने एनटीपीसी एंड ग्रुप डी की भर्ती परीक्षाएं होंगी। इसका टाइम और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। इन परीक्षाओं के एडमिट कार्ड व एग्जाम सिटी डिटेल्स 5 दिसंबर से जारी हो सकते हैं। 15 दिसंबर से रेलवे की मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी में भर्ती की परीक्षा होनी है, जो 23 दिसंबर को खत्म हो रही है। ऐसे में एनटीपीसी परीक्षा 28 दिसंबर से होनी है। ये परीक्षाएं मार्च तक चलेंगी। खबरी की ओर से इस परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों को ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, आज की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबरें, मुख्य समाचार और ताजा तरीन हेडलाइंस के साथ मैं गोपाल मिश्रा हाजिर हूं लेकर आज का अखबार। सुन लिया, समझो, पढ़ लिया। दोस्तों, आज तारीख है 10 दिसंबर 2020 और दिन है गुरुवार। आज की लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स में हम जानेंगे सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने किया सिरे से खारिज, जेट एयरवेज की फिर से उड़ान भरने की उम्मीद बढ़ी, विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से लिया संन्यास, सोनू सूद ने लोगों की मदद करने के लिए लिया 10 करोड़ रुपए का लोन और ऐसी तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। तो चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के रोचक तथ्य के साथ। 2021 के आगाज से कुछ दिन पहले अब गूगल ने टॉप ट्रेंड्स की लिस्ट जारी की है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाले टॉपिक्स के बारे में बात करें तो इलेक्शन रिजल्ट्स को ब्रांड, जूम और आईपीएल की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा रही। भारत में भी इंडियन प्रीमियर लीग सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक रहा। अब सुनते हैं देश दुनिया राजनीति की सभी बड़ी खबरें। कृषि कानूनों पर सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 6 दौर की बातचीत और सरकार के प्रस्ताव भेजने पर भी कोई रास्ता नहीं निकल सका। गृह मंत्री अमित शाह से किसानों की मंगलवार को हुई बैठक के बाद बुधवार को सरकार ने किसान नेताओं को प्रस्ताव भेजा, लेकिन किसानों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने कहा कि प्रस्ताव गोलमोल है, सरकार भलाई की बात कर रही है लेकिन ये कैसे करेगी स्पष्ट नहीं है। इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री के घर पहुंचे। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक मीटिंग हुई। इस बीच किसानों ने 4 अहम ऐलान किए। किसान शनिवार को देश भर में टोल प्लाजा फ्री कर देंगे,
दिल्ली जयपुर हाईवे को बंद किया जाएगा। देश भर के सभी जिला मुख्यालयों में 1 दिसंबर को धरना दिया जाएगा। अंबानी अडानी के मॉल प्रोडक्ट्स और टोल को बॉयकॉट किया जाएगा। जियो की सिम को पोर्ट करवाया जाएगा। भाजपा नेताओं का नेशनल लेवल पर बॉयकॉट किया जाएगा। आज का अखबार सुन रहे सभी श्रोताओं से मेरा निवेदन है कि रोज की बड़ी खबरों को सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल अच्छी खबर को फॉलो करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर टैप कर दें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नए कृषि कानूनों को लेकर देश भर के किसान संगठनों के विरोध के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन करेंगे। इस समारोह में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता, केंद्रीय मंत्री और कई देशों के राजदूत शिरकत करेंगे। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाने का प्रस्ताव है। दुनिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश के लिए अच्छी खबर है। 2 दिन के अंदर भारत एक्टिव मरीजों के मामले में 2 पायदान नीचे आ गया है। अब दुनिया के टॉप 10 संक्रमित देशों में भारत 9वें नंबर पर है, जहां सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। मशहूर कवि मंगलेश डबराल का बुधवार को कोरोना के चलते निधन हो गया। अमेरिकी कंपनी फाइजर ने कहा है कि वह भारत जैसे देशों के लिए अलग फॉर्मूले पर काम कर रही है, जिसके लिए डीप रेफ्रिजरेशन की जरूरत नहीं होगी। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने बुधवार को कहा कि उसके यहाँ चल रहे ट्रायल्स में चीनी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 86% आई है। यह दावा ट्रायल के शुरुआती डेटा के आधार पर किया गया है। ब्रिटेन की साइंस चीफ ने कहा है कि भले ही देश में वैक्सीन आ गई हो, लेकिन मुमकिन है कि अगली सर्दियों में भी ब्रिटेन के लोगों को मास्क लगाना पड़े। इंडियन नेवी ने इजराइल से स्मैश 2000 प्लस फायर कंट्रोल सिस्टम खरीदने की सौदे को मंजूरी दे दी है। नेवी के मुताबिक यह नया सिस्टम दुश्मन के ड्रोन हमले या उससे जुड़ी जानकारी जुटाने में बेहद अहम हथियार होगा। इसे किसी राइफल पर माउंट किया जा सकेगा। ये दिन या रात किसी भी समय आसमान में उड़ते छोटे ड्रोन्स को आसानी से निशाना बना सकता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार को 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर कोलकाता पहुंचे। यहां उन्होंने ममता बनर्जी के विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने कहा कि सोनार बांग्ला के लिए हमारे 130 कार्यकर्ताओं ने अपनी जान गंवा दी है। अब भाजपा अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतकर राज्य में सरकार बनाएगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर जारी तनाव के बीच विदेश मंत्री S जयशंकर ने चीनी साजिश को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बुधवार को बताया कि सीमा पर अपनी हरकतों को लेकर चीन 5 अलग अलग तरह से सफाई दे चुका है। इससे दोनों देशों के रिश्तों पर बुरा असर पड़ा है। हमारे रिश्ते पिछले 30-40 साल के सबसे मुश्किल फेज से गुजर रहे हैं। अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच खींचतान का सीधा असर राजस्थान के पंचायत चुनाव पर पड़ा। 21 जिलों में जिला परिषद के चुनाव हुए। 14 जिलों में भाजपा का बोर्ड बनना तय है। कांग्रेस का बोर्ड 5 जिलों में ही बन पाएगा। नागौर में 47 में से 20 सीटें भाजपा को मिली हैं। नेपाल की राजनीति में रोचक मोड़ आता दिख रहा है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में जारी आपसी कलह के बीच वहां फिर से राजशाही लागू करने और देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का आंदोलन शुरू हो गया है। इस आंदोलन को देश के कई समूहों का समर्थन मिल रहा है। अब सुनते हैं बिजनेस वर्ल्ड की लेटेस्ट न्यूज। बैंकों का रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम RTGS अब 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेगा। 14 दिसंबर से यह सुविधा शुरू हो जाएगी। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE के 18 और एशिया के सबसे पुराने स्टॉक एक्सचेंज BSE के 16 ब्रोकर्स इस साल डिफॉल्ट हुए हैं, जो पिछले 20 साल में सबसे बड़ी संख्या है। जेट एयरवेज की अभी उड़ान शुरू नहीं हुई है, पर इसके शेयर उड़ने लगे हैं, यानी शेयरों में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। मंगलवार को अपर सर्किट लगने के बाद इसमें बुधवार को भी अपर सर्किट लगा। 4.96% की बढ़त के साथ यह लगभग 80 रुपए पर पहुंच गया। बाजार में लगातार रिकॉर्ड तेजी जारी है। बुधवार को शेयर बाजार में चौतरफा खरीदारी के चलते BSE सेंसेक्स लगभग 500 अंक ऊपर 46,103 पर और निफ्टी 136 अंक ऊपर 13,529 पर बंद हुआ। क्लोजिंग के लिहाज से दोनों इंडेक्स का यह हाईएस्ट लेवल है। अब सुनते हैं खेल जगत के मुख्य समाचार। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के संविधान संशोधन की याचिका पर बुधवार को सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट अब जनवरी के तीसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। तब तक बोर्ड प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह अपने पद पर बने रहेंगे। कोर्ट में BCCI के कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने याचिका दायर की थी। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC की ताजा T20 रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा टॉप 10 से बाहर हो गए हैं।
टॉप 10 में अब भारत का कोई भी गेंदबाज नहीं है। वहीं बल्लेबाजों की रैंकिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली 8वें और लोकेश राहुल तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी टेस्ट, वनडे और T20 से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। क्रिकेट में उनका 18 साल का करियर रहा। उन्होंने 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट से डेब्यू किया था। तब पार्थिव की उम्र 17 साल 153 दिन थी। इसके साथ ही वे सबसे कम उम्र में बतौर विकेटकीपर टेस्ट में डेब्यू करने वाले प्लेयर बने। पेरिस सेंट जर्मेन PSG और इस्तांबुल बासाक शहर के बीच यूएफा चैंपियंस लीग के मैच को नस्लवाद की वजह से सस्पेंड कर दिया गया। मंगलवार देर रात हुए मैच में बासा के शहर के असिस्टेंट कोच पियरे वेबो ने एक मैच ऑफिशियल पर उनके खिलाफ नस्ल भेदी टिप्पणी गो एंड गिव इट टू द ब्लैक वन करने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों टीम ने कोच के समर्थन में फील्ड से वॉक ऑफ कर दिया। पहलवान बजरंग पूनिया और एला वेनिल वाला रिवन को द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। फिक्की की वर्चुअल स्पोर्ट्स समिट में उन्हें यह सम्मान प्रदान किया गया। यूएफए चैंपियंस लीग के ग्रुप मुकाबले में मंगलवार देर रात यूवेंटस ने बार्सिलोना को उसी के घर में 3-0 से शिकस्त दी। मैच में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनाल्टी से 2 गोल दागे। वहीं लियोनेल मेसी की टीम 7 बार अटैक के बावजूद कोई गोल नहीं कर सकी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आज का अखबार आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे उन मित्रों के साथ जरूर शेयर करें जो बिना समय गंवाए दिन भर की बड़ी खबरों को सुनना चाहते हो। आपकी कमेंट्स और शेयर्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और हम इनके लिए आपके आभारी हैं। तो चलिए अब सुनते हैं मनोरंजन जगत की कुछ बड़ी खबरें। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा से साउथ सुपरस्टार विजय सेतुपति को मानव विद से रिप्लेस कर दिया गया है। वजह है उनका वचन। विजय इस फिल्म में बुब्बा का किरदार निभाने वाले थे। खुद विजय ने भी इस बात को कंफर्म किया था। अब खबर है कि आमिर खान विजय के कैरेक्टर को लेकर किए गए कमिटमेंट से खुश नहीं थे और उन्हें रिप्लेस कर दिया है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि सिंगर और टीवी होस्ट आदित्य नारायण ने मुंबई में 5 BHK का जो फ्लैट खरीदा है उसकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। लेकिन अब एक इंटरव्यू में आदित्य ने साफ किया कि कीमत 10.5 करोड़ रुपए है। कहा, सर मैं तब से काम कर रहा हूं जब बच्चा था। कोरोना के दौर में एक्टर सोनू सूद जरूरतमंदों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। वे नेकी के इस काम में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए उन्होंने 10 करोड़ रुपए का लोन लेने के लिए अपनी 8 प्रॉपर्टी गिरवी रख दी है। रिपोर्ट्स की माने तो मुंबई के जुहू इलाके में मौजूद इन प्रॉपर्टीज में 2 दुकानें और 6 फ्लैट शामिल हैं। अनिल कपूर का AK वर्सेस AK सीरीज का ट्रेलर विवादों में आ गया है। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल के बाद एक बार फिर भारतीय वायुसेना ने बॉलीवुड के प्रोजेक्ट पर निशाना साधा है। एक दिन पहले ही रिलीज हुए ट्रेलर में अनिल कपूर इंडियन एयरफोर्स की वर्दी में नजर आ रहे हैं और अनुराग को गालियां दे रहे हैं। IF ने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा ने हाल ही में मुंबई में नया लग्जरियस रेस्टोरेंट खोला है। अभिनेता R माधवन ने रेस्टोरेंट की इनसाइड फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है और कपल को बधाई दी है। उन्होंने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, 8000 वर्ग फीट में फैला बास्टियान लॉकडाउन के बाद फाइनली खुल ही गया। और अब आज की रोचक खबर। UAE के अबू धाबी में 144 मंजिला टावर को सिर्फ 10 सेकंड में गिरा दिया गया। अब इस इमारत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, क्योंकि इससे पहले इतनी ऊंची इमारत को इससे कम समय में कभी भी नहीं गिराया गया था। बता दें, इमारत के गिरने का वीडियो लोगों को हैरान कर रहा है। तो दोस्तों, ये हो गई आज के प्रमुख समाचार पत्रों में छपी ताजा तरीन खबरें। अब समय है कल पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। कल मैंने पूछा था, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? नंदा देवी, K2 या कंचनजंगा? सही जवाब है K2। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उन्हें बधाई। और अब आज का सवाल है, मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो इनमें से किस क्लब के लिए खेलते हैं? A यूवेंटस, B बार्सिलोना या C रियल मैड्रिड? कृपया कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर जरूर दें। आज का अखबार अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फॉलो आवर चैनल एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद योर फ्रेंड्स। तो कल फिर होगी मुलाकात, क्योंकि हर दिन हर बार लेकर आता हूं मैं आज का अखबार। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, दिन भर की ताज़ा और लगातार अपडेट्स के साथ साथ आपको बता दें कि दिन चढ़ते आज भारत बंद में क्या क्या हुआ और किसानों को आखिर इस भीषण विरोध से क्या मिला।
शुरुआत से बताएं तो कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 13वां दिन है। किसानों की सरकार के साथ बुधवार को यानी कल छठे राउंड की चर्चा होगी। इससे पहले एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम 7 बजे किसानों को मिलने के लिए बुलाया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने यह जानकारी दी। शाह पहली बार सीधे किसानों से बात करेंगे। मीटिंग में 15 किसान नेता शामिल होंगे। उधर टिकरी बॉर्डर पर जुटे किसानों ने कहा कि उन्हें कानून वापसी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के घर जाकर मुलाकात की है। दोनों के बीच क्या बात हुई ये अभी पता नहीं चल पाया है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों के मंच के पास भारी भीड़ है। दिल्ली को रोहतक से जोड़ने वाले इस हाईवे पर कई किलोमीटर तक ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़े हैं। सड़क के दोनों ओर किसान अपनी यूनियन के झंडे लिए नारेबाजी करते हुए चल रहे हैं। सभी किसानों का यही कहना है कि तीनों कानून रद्द करने से कम वो किसी भी बात पर नहीं मानेंगे। सरकार से चर्चा से पहले हरियाणा के किसान 2 गुटों में बंट गए हैं। 1.20 लाख किसानों ने सरकार को चिट्ठी लिखकर कृषि कानूनों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि नए कानूनों को वापस नहीं लेना चाहिए। हरियाणा के फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े किसानों ने यह बात कही।